हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्पेक्ट्रम एकेडमी। तो आज हम यहाँ पे देखने वाले न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ और न्यूटन थर्ड लॉ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है हमारे फिजिक्स के अंदर, और इन लॉ के बेसिस पे हम बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। और आईआईटी, नीट और जेईई को भी अभी तक बहुत सारे क्वेश्चन इस कंसेप्ट के ऊपर आए। अब ये पूरा एक टॉपिक है हमारा न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। उस टॉपिक के अंदर पहले लॉज आते हैं, उसके बाद एप्लीकेटिव पार्ट आता है। अब टॉपिक का जो लास्ट वाला एप्लीकेटिव पार्ट है वो समझने के लिए हमें तीन लॉज समझने जरूरी है, क्योंकि जब हम इसके लॉज तीनों लॉज समझ में आ जाते हैं तो ये तीन लॉज समझ में आने के बाद लिफ्ट के कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, स्ट्रिंग के अंदर के टेंशन के कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, गन फायरिंग के प्रॉब्लम से, यानी कि बुलेट फायरिंग के, रॉकेट लॉन्चिंग के कुछ प्रॉब्लम से, बॉम्ब ब्लास्ट के प्रॉब्लम से, और इस तरह से बहुत सारी कोई कोलिजन होते हैं ऑब्जेक्ट के, उनके कुछ प्रॉब्लम से, लिफ्ट के अंदर अप एंड डाउन होता है उसके कुछ प्रॉब्लम से। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स इस टॉपिक के अंदर इसी लॉ के ऊपर डिपेंड्स है। यानी कि जब आपको ये तीनों लॉ समझ में आ जाएंगे तो आप आपका इसका इजीली यूज करके आप अंडरस्टैंड कर सकते हो उसका एप्लीकेशन। तो इसका मतलब आपको समझ में आया होगा कि कितने इंपॉर्टेंट है। तो ज़्यादा देरी ना लेते हुए हम इसको स्टार्ट कर देते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ। अब इस लॉ को हम क्या, न्यूटन फर्स्ट लॉ को हम लॉज ऑफ मोशन को इस लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। अब ये लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों बोलते हैं हम आगे देखने वाले, लेकिन ये लॉ जो है न्यूटन फर्स्ट लॉ, या इसका सेकंड नाम क्या है, लॉ ऑफ इनर्शिया। ओके, अब ये लॉ क्या बोलता है हमें यहाँ पे देखो, अ बॉडी एट अ रेस्ट, यानी कि कोई भी बॉडी क्या होगी, रेस्ट में होगी, विल रिमेन एट अ रेस्ट, एंड बॉडी इन अ मोशन will remain in uniform motion unless an unbalanced force act on into change its state of rest of a uniform motion। तो इसका मतलब क्या है कि अब हम इसको दो पार्ट में अलग अलग करके स्टडी करेंगे। पहला पार्ट हम इस करेंगे बॉडी एट अ रेस्ट विल रिमेन एट अ रेस्ट, ओके, कब तक, अनलेस एन अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट ऑन इट, यहाँ तक। यानी कि हाफ पार्ट ही ले लेंगे इस लॉ को, तो हाफ हाफ करके अंडरस्टैंड कर लेंगे, क्योंकि हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अब ये क्या बोल रहा है यहाँ पे लॉ, ये लॉ बोल रहा है कि बॉडी एट अ रेस्ट विल रिमेन एट अ रेस्ट। तो चलो हम यहाँ पे एक बॉडी ले लेते हैं, यानी कि कोई कंसेप्ट तरह से। तो हमारी जो बॉडी होगी सपोज रेस्ट में होगी, तो रेस्ट में आ जाती है। सपोज हमारे पास एक बॉडी है यहाँ पे, ठीक है। अब इस बॉडी को हम कंसिडर कर लेंगे, तो अभी वाली बॉडी जो होगी, तो ठीक है, तो बॉडी हमारे पास है। अब ये बॉडी हमारे पास क्या है, रेस्ट में। सपोज ये बॉडी क्या आप रेस्ट में है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको रेस्ट में ले सकते हैं। क्योंकि बॉडी को हम इस तरह से ले लेंगे, फिर इस बॉडी क्या भी रेस्ट में है, बॉडी की स्टेट क्या अब रेस्ट है। अब ये बॉडी रेस्ट में, तो ये क्या बोल रहा है, बॉडी एट अ रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, मुझे अभी तो हमारी बॉडी ये रेस्ट में है, अभी रेस्ट में रहेगी कब तक, यहाँ पे दिया गया अनलेस एन अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट ऑन इट, यानी कि जब तक इस बॉडी के ऊपर अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट नहीं होता तब तक ये बॉडी क्या रहेगी, रेस्ट में ही रहेगी। यानी कि रेस्ट में थी, रेस्ट में है और रेस्ट में ही रहेगी कब तक, जब तक अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट नहीं होता। अब ये अनबैलेंस्ड फोर्स का मतलब क्या, फॉर एग्जांपल अब ये बॉडी है रेस्ट में, सपोज हमने इस डायरेक्शन से, यानी कि हमने इस डायरेक्शन से क्या किया, एक फोर्स अप्लाई किया फॉर एग्जांपल, ठीक है, यहाँ से कितना किया, सपोज हमने फोर्स F1 लेंगे, इज इक्वल टू हमने 5 न्यूटन एक्ट किया, और हम दूसरा फोर्स एक्ट करेंगे इस डायरेक्शन से, ओके, वो भी क्या होगा, सपोज हमने यहाँ पे एक्ट किया, वो भी फोर्स F2 इक्वल टू हम लेंगे 5 न्यूटन। तो हमने क्या किया, यहाँ पे दोनों साइड से 5 न्यूटन फोर्स एक्ट अप्लाई किया। इसका मतलब ये फोर्स क्या होगा, बैलेंस्ड फोर्स हो गया। क्या होगा, बैलेंस्ड, क्या हो, बैलेंस्ड फोर्स। अब ये बैलेंस्ड फोर्स एक्ट होगा तो ऑब्वियसली आपको समझ में आ जाएगा कि ये बॉडी अब रेस्ट में ही रहेगी। मतलब इस बॉडी के ऊपर हमने फोर्स तो एक्ट किया है, लेकिन इस डायरेक्शन से और इस डायरेक्शन में इक्वल फोर्स एक्ट किया, और दोनों फोर्स क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे या बैलेंस करेंगे, और उसकी वजह से बॉडी रेस्ट में ही रहेगी। मतलब कोई भी बॉडी के ऊपर हम फोर्स एक्ट करेंगे तो इसका मतलब ये नहीं होता कि बॉडी मूव हो जाएगी, तो उसके ऊपर जो फोर्स एक्ट होना चाहिए वो अनबैलेंस्ड होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे बैलेंस्ड फोर्स एक्ट किया था, बस बॉडी मूव नहीं हुई। मतलब कोई भी बॉडी होगी रेस्ट में है और उसके ऊपर हमने बैलेंस्ड फोर्स एक्ट किया तो बॉडी रेस्ट में ही रहेगी। मतलब बैलेंस्ड फोर्स का एक्ट करने का मतलब है एक्ट करो ना करो, दोनों का मतलब सेम ही रहता है। यानी कि बैलेंस्ड फोर्स मतलब हम उस फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो बैलेंस्ड फोर्स का मतलब आप ले सकते हो यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स 0 आ जाएगा, क्योंकि ये फोर्स है, दोनों का रिजल्टेंट फोर्स हम निकालेंगे। यहाँ पे F रिजल्टेंट इक्वल टू हम लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, F1 माइनस
F2 आ जाएगा, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों का सब्ट्रैक्शन आ जाएगा 5 न्यूटन माइनस 5 न्यूटन इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है बैलेंस्ड फोर्स एक्ट करने का मतलब है हम उसके ऊपर फोर्स एक्ट ही नहीं कर रहे हैं, और कर रहे तो दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल करके नेट और रिजल्टेंट फोर्स क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इस बॉडी की रेस्ट कंडीशन नहीं चेंज होगी, कब, जब बैलेंस्ड फोर्स एक्ट होगा तब। अब इसका बैलेंस्ड नहीं, हमें उसकी स्टेट चेंज करनी है, यानी कि बॉडी हमारी रेस्ट में, अब हमें इसको रेस्ट में नहीं रखना है, उसको मोशन में लाना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट करना पड़ेगा। कौन सा, अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट करना है, यानी जब तक हम इसके ऊपर अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट नहीं करते तब तक ये बॉडी क्या आएगी, रेस्ट में ही रहेगी। यानी कि बैलेंस्ड फोर्स एक्ट करेंगे तभी रेस्ट में रहेगी, फोर्स एक्ट नहीं करेंगे तभी भी बॉडी हमारी रेस्ट में थी, रेस्ट में ही रहेगी। लेकिन इस बॉडी को हमें मूव करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट करना पड़ेगा। मतलब हम यहाँ पे ले लेते हैं, तो हम अनबैलेंस्ड फोर्स का मतलब क्या होगा, सपोज इस डायरेक्शन का हम फोर्स निकाल लेते हैं, ठीक है। तो जनरली हम यहाँ पे देख लेंगे, तो यहाँ पे हम कोई भी फोर्स यहाँ पे ऐड कर देते हैं, यहाँ पे अनबैलेंस्ड बन जाएगा फोर्स। अब अनबैलेंस्ड किस तरह से बन जाएगा, हम देख सकते हैं, ये वाला फोर्स हमने कैंसिल कर दिया। अब इस बॉडी के ऊपर बस एक ही फोर्स है, कौन सा, F1, और वो भी इस डायरेक्शन में। अब इसका मतलब हमारी बॉडी अब रेस्ट में रहेगी क्या, बिल्कुल ही नहीं। तो हमारी बॉडी क्या होगी, अब आ जाएगी मोशन में। क्या आ जाएगी, हमारी बॉडी मोशन में आ जाएगी। ओके, ऑब्वियसली अब जब तक ये फोर्स एक्ट रहेगा तो ऑब्वियसली इसका जो मोशन है उसका वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी। बाद में सेकंड लॉ में इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले, लेकिन ये तो कंफर्म है कि इसके ऊपर अनबैलेंस्ड फोर्स, अब ये बैलेंस्ड हो गया क्योंकि हम यहाँ इस डायरेक्शन से 5 न्यूटन अप्लाई कर रहे हैं। अब इस 5 न्यूटन को कैंसिल करने वाला दूसरा कोई फोर्स यहाँ पे है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब ये जो मोशन है या इस बॉडी जो रेस्ट में थी अब मोशन में आ जाएगी। मतलब हमने हाफ पार्ट तो कंप्लीट कर लिया, तो हमारा हाफ पार्ट आपको समझ में आएगा होप। अ बॉडी एट अ रेस्ट will remain at a rest unless unbalanced force act on it, यानी कि कोई भी बॉडी रेस्ट में होती है तो रेस्ट में ही रहेगी, कब तक, जब तक उसके ऊपर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट नहीं होता तब तक। अब अगर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट होगा तो ऑब्वियसली वो बॉडी मोशन में आ जाएगी। अब उसका मोशन यूनिफॉर्म होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा, आगे जाके आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन यहाँ तक तो हम यहीं पे रुक जाते हैं। तो होप आपको एक कंसेप्ट समझ में आएगा, हाफ पार्ट। तो अभी हमारा न्यूटन फर्स्ट लॉ समझ में नहीं आया, और इसी को हम लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। भाई इनर्शिया का मतलब होता है इस बॉडी को अपोज टू मूव, यानी कि हमारी जो बॉडी थी, यानी कि हम इस बॉडी के ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रहे थे, अब फोर्स एक्ट करने से पहले हमारी बॉडी क्या थी, रेस्ट में थी, राइट। अब हमारी बॉडी रेस्ट में थी, इसका मतलब क्या होगा, बॉडी रेस्ट में थी, इसका मतलब क्या होगा कि बॉडी के ऊपर कोई फोर्स नहीं है, यानी कि हम इसके ऊपर थोड़ा सा फोर्स एक्ट कर रहे हैं तो वो भी बॉडी क्या करेगी, अपोज करेगी। किसके लिए, मोशन के लिए, यानी कि स्टेट चेंज के लिए। यानी कि हमारी बॉडी की पहली स्टेट कौन सी, सपोज यहाँ पे रेस्ट में, अब इसको हमें मोशन में लाना है। अब हमें क्या करना है, इसको सपोज मोशन में लाना है, तो हम इसको मोशन में ला सकते हैं। अब इसको मोशन में लाएंगे सपोज विथ वेलोसिटी v। अब पहले तो रेस्ट में थी, बाद में क्या आएगी, मोशन में आ गई। ऑब्वियसली इट में भी यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म हम बाद में देखेंगे। जब तक फोर्स एक्ट हो रहा होता है तब तक तो वो नॉन यूनिफॉर्म ही होता है, और जब फोर्स एक्ट होना बंद हो गया तो वो यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। डिटेल में नेक्स्ट लॉ में हम देखते हैं, लेकिन अभी तो अब यहाँ पे याद रखना कि हमारी स्टेट क्या थी, रेस्ट थी। अब बॉडी की स्टेट क्या है, आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स इट इज इन मोशन। ओके, यानी कि एक स्टेट चेंज हो गई। तो कोई भी बॉडी क्या करती है, कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करता है, खुद के स्टेट को चेंज करने के लिए अपोज करता है। दैट इज कॉल्ड एज अ लॉ ऑफ इनर्शिया। ओके, दैट्स व्हाई यू कैन कॉल इट एज अ लॉ ऑफ इनर्शिया। आई थिंक इसका हाफ पार्ट तो आपको समझ में आया होगा। तो चलो हम नेक्स्ट कंसेप्ट देख लेते। तो यहाँ पे देखेंगे फॉर एग्जाम्पल, हाँ नेक्स्ट पार्ट हम लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, इसको कैंसिल कर लेते हैं। तो हमारे पास अब सेकंड पार्ट स्टडी कर लेते हैं। अब पूरा क्लीन कर देंगे और नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलेंगे। अब इसका हाफ पार्ट स्टडी करेंगे। हाफ पार्ट क्या बोल रहा है, बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन। ऑब्वियसली यहाँ पे यूनिफॉर्म और मोशन भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन। तो यहाँ पे विल रिमेन इन यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि कोई भी बॉडी एक यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी जब तक अनलेस एन अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट ऑन इट। अब पहले जैसे देखा था हमने कि बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी जब तक हम उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं करते तब तक। तो इसी तरह से यहाँ पे क्या बोल रहा है वो तो हमें समझ में आ गया, और हमारे लाइफ में भी उसका एग्जांपल देख लेते हैं हम। कोई भी ऑब्जेक्ट होता है हमारे पास तो रेस्ट में ही रहता है जब तक हम उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं करते। तो सेकंड लॉ थोड़ा सा माइंड को आपको समझने में डिफिकल्टी आ जाएगी क्योंकि आपकी इमेजिनेशन से थोड़ा सा बाहर है, लेकिन फिर भी मैं इसको आपको समझा दूंगा अच्छी तरह से। तो यहाँ पे देखो, बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि यहाँ पर सपोज ये बॉडी हमारे पास है अभी मोशन में, सपोज इसकी वेलोसिटी v इक्वल टू समथिंग, कुछ तो हम ले लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड। ओके, इट्स फॉर अंडरस्टैंडिंग, हम 10 मिनट एग्जाम्पल ले रहे। अब ये बॉडी क्या है, मोशन में है, राइट। कौन से मोशन में, अब कौन सा मोशन है इसका, यूनिफॉर्म मोशन है। कौन सा है, यूनिफॉर्म।
कौन सा मोशन है? अब ये बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है। अब ये क्या बोला है? बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन विल रिमेन इन यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि ये बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, अब वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी, यानी कि हम यहाँ पे v इक्वल टू कितना होगा 10 मीटर पर सेकंड, और ऑब्वियसली ये भी मोशन कौन सा है? यूनिफॉर्म मोशन है। क्या है? वो यूनिफॉर्म मोशन है। तो हमारे पास जो बॉडी थी यूनिफॉर्म मोशन में थी और यूनिफॉर्म मोशन में ही है। कब तक रहेगी? अनलेस अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट ऑन इट, यानी कि जब तक इसके ऊपर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट नहीं होता तब तक ये बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में थी और यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी। मतलब यहाँ से बॉडी यहाँ तक जा रही है, आगे भी जाती रहेगी। कब तक? क्योंकि इसके पास तो मोशन है। अब यहाँ पे एग्जांपल ले लिया हमने 10 मीटर पर सेकंड, यानी कि इस बॉडी के पास वेलोसिटी है जो कि 10 मीटर पर सेकंड है। अब 10 मीटर पर सेकंड इतनी वेलोसिटी से, यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी वो जा रही है ऑब्वियसली, तो उसी मोशन से जाती रहेगी, जाती रहेगी, जाती रहेगी। कब तक? जब तक इसका जो इसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं होता, यानी कि कोई अपोजिंग फोर्स यहाँ पे एक्ट होगा अपोजिट डायरेक्शन में, वो रेस्ट हो जाएगी मे बी, और इसको हम इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज भी हो सकती है, यूनिफॉर्म मोशन नहीं होगा वो। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास है कोई भी ऑब्जेक्ट, एक बॉडी होती है वो रेस्ट में होती तो रेस्ट में ही रहेगी, और मोशन में होती तो मोशन में ही रहेगी, जब तक उसके ऊपर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट नहीं होता तब तक। यानी कि हमारा यूनिफॉर्म मोशन था, इसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं हुआ, इसका मतलब उसका यूनिफॉर्म मोशन ही रहेगा। हाँ, इसके ऊपर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट होगा, जब इसके ऊपर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट होगा, तो मैंने बताया अभी कि इसके मोशन के डायरेक्शन में अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट होगा तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में मोशन के अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट होगा तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। अब दोनों को कंबाइन करके हम देख सकते हैं, अब दोनों को आप क्लियरली समझ सकते हो दोनों, यानी कि इस लॉ को जो हमने 2 पार्ट्स में देखा है इसको एक ही पार्ट में देख लेते हैं। तो एक ही पार्ट में देखेंगे तो क्या होगा? बॉडी एट अ रेस्ट विल रिमेन एट अ रेस्ट, यानी कि बॉडी रेस्ट में होगी तो रेस्ट में ही रहेगी, और बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन विल रिमेन इन यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी। कब तक? अनलेस एन अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट ऑन इट, यानी जब तक उसके ऊपर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट नहीं होता तब तक। और चेंज इट्स स्टेट, और उसकी स्टेट चेंज करेगी, यानी कि रेस्ट में होगी तो उसको मोशन में लाएगी, और मोशन में होगी तो उसको रेस्ट में भी ला सकते हैं, और मोशन में होगी यूनिफॉर्म तो उसको मोशन की वेलोसिटी चेंज भी कर सकते हैं। तो इसकी स्टेट और रेस्ट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि उसका स्टेट जो होगा, अब स्टेट कौन कौन सा होता है? रेस्ट एक स्टेट है, यूनिफॉर्म मोशन एक स्टेट है। अब यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसका मोशन नॉन यूनिफॉर्म करने के लिए फोर्स की जरूरत है अनबैलेंस्ड, और उसकी कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसको मोशन में लाने के लिए हमें, या उसको यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन में लाने के लिए भी हमें फोर्स की जरूरत है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म दोनों के लिए। तो होप आपको एक कंसेप्ट, ये लॉ समझ में आएगा। दोनों पार्ट को कंबाइन करके हमने इसको स्टडी कर लिया। तो फिर से एक बात देख लेते हैं कि कोई भी बॉडी रेस्ट में होगी तो रेस्ट में ही रहेगी, या मोशन में होगी यूनिफॉर्म तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी। कब तक? जब तक उस बॉडी के ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं होता तब तक। तो आप यहाँ पे, यानी कि कोई भी बॉडी की स्टेट चेंज करने के लिए हमें फोर्स की जरूरत है। तो यहाँ से आपको एक चीज समझ में आई होगी कि जो बॉडी सेकंड पार्ट में हमें देखा था, इसी के सेकंड पार्ट में बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही थी 10 मीटर पर सेकंड, और उसकी वेलोसिटी भी बाद में, वेलोसिटी बराबर कितनी थी? 10 मीटर पर सेकंड। यानी कि कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में मूव होती है, कोई भी बॉडी क्या होती है? यूनिफॉर्म मोशन में मूव होती है, तो इसका मतलब होता है उसके लिए फोर्स की जरूरत नहीं है। अब यूनिफॉर्म मोशन एक स्टेट है, तो किसी भी बॉडी को एक स्टेट में बॉडी है, उसी स्टेट में उसको रहना है तो उसको फोर्स की जरूरत नहीं है। यानी कि फॉर एग्जांपल बॉडी रेस्ट में थी, रेस्ट एक स्टेट है, अब उस स्टेट में है, उसको रेस्ट में रहने के लिए फोर्स की जरूरत बिल्कुल ही नहीं है। ठीक है, कोई भी हम फोर्स अप्लाई ना करें तभी तो रेस्ट में रह सकती है, तो फोर्स अप्लाई करके तो उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी। मतलब किसी भी बॉडी को उसी स्टेट में रहने के लिए फोर्स की कोई जरूरत नहीं है। तो हमारी बॉडी अब कौन से स्टेट में थी? पहले रेस्ट में थी, तो रेस्ट में ही रहेगी जब तक फोर्स एक्ट नहीं होता, यानी कि रेस्ट में रहने के लिए उसको फोर्स की जरूरत नहीं है। सेम उसी तरह हमारी बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, तो यूनिफॉर्म मोशन में तो उसको यूनिफॉर्म मोशन में रहने के लिए कोई फोर्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन एक स्टेट है। तो ये यहाँ से आपको एक चीज समझ में आ जाती है कि मोशन होने के लिए फोर्स की जरूरत नहीं। फोर्स किसके लिए होता है? मोशन को, यानी कि कोई भी स्टेट को चेंज करने के लिए। हमारे जो अभी मोशन रेस्ट में होता है उसको मोशन में लाने के लिए फोर्स की जरूरत है। अब यूनिफॉर्म मोशन में है, उसको रेस्ट में करना है तो उसके लिए फोर्स की जरूरत है। यूनिफॉर्म मोशन में उसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन करना है तो फोर्स की जरूरत है। यानी कि हमारी बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जाएगी आगे भी, तो इसका मतलब उस बॉडी के ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं होता और उसको फोर्स की जरूरत भी नहीं है। तो होप मुझे लगता है फर्स्ट लॉ और इसको जो बोलते हैं हम लॉ ऑफ इनर्शिया, आपको समझ में आया होगा। ये बहुत कंसेप्चुअली, क्योंकि हमारे माइंड में क्या होता है, जब भी हम सोचते हैं तो हमें लगता है कि कोई ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, तो इसका मतलब हमें लगता है कि उसके ऊपर फोर्स है। तो याद रखना कि कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म
मोशन कर रहा है, यानी कि उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, यूनिफॉर्म मोशन से मूव हो रहा है, तो इसका मतलब है उस बॉडी के ऊपर, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं। हाँ, जब वो रेस्ट में था तो रेस्ट में से उसको यूनिफॉर्म मोशन में लाने के लिए फोर्स की जरूरत है, हो भी सकती है, लेकिन होगी, ऑब्वियसली होगी, लेकिन अब यूनिफॉर्म मोशन में है तो उस टाइम उसके लिए फोर्स की कोई जरूरत नहीं है, तो यूनिफॉर्म मोशन में, तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा, देयर इज नो एनी रिक्वायरमेंट फोर्स, यानी कि अभी इसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं होता, तो ये बॉडी इसी मोशन से चलते रहेगी, कब तक? एट द इन्फिनिटी, बहुत दूर तक जाएगी, कितनी दूर तक, जब तक इसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं होता वो चलती रहेगी, इसकी वेलोसिटी कम भी नहीं होगी और बढ़ेगी भी नहीं, इसी वेलोसिटी तो इनफाइनाइट डिस्टेंस तक जा सकता है, उसको कोई फोर्स, उसको कोई एनर्जी की किसी कोई जरूरत है ही नहीं। तो चलो चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो इसी को हम समझ लेते थोड़ा सा, कि यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट क्या था, रेस्ट में था, रेस्ट में ही रहेगा, ठीक है, और हमारे पास क्या, अनलेस एक्टेड बाय, हम यहाँ पे देख लेते, तो यहाँ पे अनलेस एक्टेड बाय फोर्स, तो यहाँ पे इस ब्लॉक के ऊपर क्या कर रहा है एक कोई आदमी, तो यहाँ पे फोर्स एक्ट कर रहा है, अब इस आदमी ने इसके ऊपर फोर्स एक्ट किया तो ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट क्या आ गया, मोशन में आ गया, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम फोर्स एक्ट करेंगे तभी क्या होगा, वो मोशन में आ सकती है, या यूनिफॉर्म मोशन में होगी तो उसका यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, या उसको रेस्ट भी में कर सकते हैं, ठीक है। तो हम नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ को फिर से एक बार देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अभी ऑब्जेक्ट क्या, अभी यहाँ पे रेस्ट में है, तो ये रेस्ट में रहेगा, कब तक, जब तक इसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं करता तब तक। हाँ, लेकिन जब इसके, अभी इसके ऊपर फोर्स एक्ट करना है, दो आदमी यहाँ पे और दोनों मिलकर इसके ऊपर फोर्स एक्ट करे, लेकिन दोनों का फोर्स सपोज सेम ही है, इसका फोर्स और इसका फोर्स सेम ही होगा, तो अब इसलिए बैलेंस्ड फोर्स होगा। अब बैलेंस्ड फोर्स इसके ऊपर एक्ट होगा तो अब इसलिए रेस्ट में थी तो रेस्ट में ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी, क्योंकि अनबैलेंस्ड फोर्स वहाँ पे चाहिए। हाँ, ये इस चीज में आप देख सकते हो, तो यहाँ पे अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट हो रहा है, राइट, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट होगा, तो इस कंडीशन में हमारी बॉडी की स्टेट चेंज हो जाएगी, क्योंकि पहले रेस्ट में थी, अब मोशन में आ जाएगी। ओके, वही यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट है, यानी फुटबॉल है, यहाँ पे फुटबॉल रेस्ट में था तो रेस्ट में ही रहेगा, और यहाँ पे इसको किसी ने किक किया तो मोशन में आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे कोई यहाँ पे नेट होती है तो नेट के ऊपर आ जाएगा, तो उसके ऊपर फोर्स एक्ट करने के बाद वो फिर से रेस्ट में आ सकता है, नेट उसको स्टॉप कर देती है। तो इसी तरह से चलते रहता है कि न्यूटन्स के जो लॉज होते हैं, फर्स्ट लॉ या सेकंड लॉ या थर्ड लॉ है, तो हमारे डेली लाइफ में हम बहुत उसको यूज भी करते हैं, और हमारे करिकुलम में भी उसका बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये पूरा टॉपिक जो है लॉज ऑफ न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, बस ये तीन ही लॉ के ऊपर डिपेंड है, यानी कि इस तीनों लॉ का एक्चुअल मीनिंग आपको समझ में आ गया, इसकी डेप्थ आपको समझ में आ गई, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता इसके ऊपर के जो बेस्ड प्रॉब्लम्स है, एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम, उसको सॉल्व करने के लिए। आप इजीली उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हो। क्या होता है कि जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं, इस लॉ को याद कर लेते हैं और उसको रट्टा मार के वो डेफिनेशन बस बोल सकते हैं, लेकिन उस डेफिनेशन का एग्जैक्ट मीनिंग उनको पता नहीं होता, बस उसी वजह से उसको अप्लाई नहीं कर सकते। देखो, कोई भी लॉ होता है उसको आपको अंडरस्टैंड करना है या उसको अप्लाई करना है कहीं पे, तो उसका जो कंसेप्ट होता है उसको आपको समझ लेना चाहिए, तो वही हम यहाँ पे कर रहे हैं। देखो, अब न्यूटन के सेकंड लॉ की तरफ आते हैं। चलो, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बोलते हैं, इसको लॉ ऑफ मोशन भी बोलते हैं। अब लॉ ऑफ मोशन क्यों, क्योंकि हम मोशन कब हो सकता है, कब नहीं हो सकता है, रेस्ट क्या हो, ये बहुत सारी चीजें इसके अंदर देखने वाले हैं। यानी जो हमने फर्स्ट वाला देखा था उसका ही थोड़ा सा पार्ट इसके अंदर आने वाला है, और 2-3 सेंटेंस मैंने जो फर्स्ट लॉ के रिगार्डिंग बोले थे वो भी हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तब ये क्या बोल रहा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। द चेंज इन द मोमेंटम टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी कि जो मोमेंटम चेंज हो रहा है उसी डायरेक्शन में। मतलब अब यहाँ पे एक चीज तो आपको समझ में आई होगी कि न्यूटन का सेकंड लॉ समझने के लिए हमें मोमेंटम समझना जरूरी है। इसका मोमेंटम का मतलब होता है लीनियर मोमेंटम। चलो हम इसको समझ लेते हैं, क्या होता है हमारे पास लीनियर मोमेंटम, हम यहाँ पे देख लेंगे। तो यहाँ पे हम लीनियर मोमेंटम के बात कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो हमारे पास क्या है यहाँ पे लीनियर मोमेंटम। ओके, लीनियर मोमेंटम। अभी लीनियर मोमेंटम आपको एक बार समझ में आ गया तो आप एक पूरा सेकंड लॉ भी समझ सकते हो, और आपके माइंड में जो फोर्स की डेफिनेशन होगी उसको भी आप मॉडिफाइड कर सकते हो। क्योंकि जनरली क्या होता है, जब भी कोई आपने 9th क्लास में या 8th क्लास में कोई फोर्स की डेफिनेशन पढ़ी होगी तो वहाँ पे आपको थोड़ी अलग सी डेफिनेशन दी होगी, फोर्स को अलग अलग तरीके से बोला जाता है, लेकिन अभी आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन मिल जाएगी कि फोर्स को क्या बोलते हैं। तो पहले हम लीनियर मोमेंटम को समझ में लेते। तो लीनियर मोमेंटम को आप सिंबल लेते पी, यानी कि पी को हम लीनियर मोमेंटम बोलते हो। लीनियर मोमेंटम का मतलब है लीनियर मोमेंटम पी इज इक्वल टू एम इंटू वी, यानी कि इसको हम मास इंटू वेलोसिटी बोल सकते हैं। यानी कि सिंपल है कि लीनियर मोमेंटम का सिंबल है पी, उसका फार्मूला क्या है, मास इंटू वेलोसिटी। मतलब मास और वेलोसिटी तो हमें पता है, इसको हम इस तरह यानी कि मास
मास इंटू वेलोसिटी भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास मास और वेलोसिटी दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तभी हमें क्या मिलेगा, लीनियर मोमेंटम मिलेगा। मतलब हमें पता है कि वेलोसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी, सो दैट लीनियर मोमेंटम इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। मतलब हमारे पास जब लीनियर मोमेंटम यहाँ पे समझ में आया होगा, तो लीनियर मोमेंटम का ही मतलब है कि मास इंटू वेलोसिटी। यानी कि सपोज हम कोई ऑब्जेक्ट ले लेते हैं कोई भी एक बार, ठीक है। सपोज हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ले लेंगे, हाँ, तो उस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे कर देंगे। सपोज हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और इसी ऑब्जेक्ट को हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब यह ऑब्जेक्ट है हमारे पास, तो इस ऑब्जेक्ट को हमने क्या कर दिया, अब इस ऑब्वियसली कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसके पास मास होता है, मास होगा। अब इस ऑब्जेक्ट की कुछ वेलोसिटी होगी v, मतलब इस ऑब्जेक्ट के पास मास है, उसके पास वेलोसिटी है, इसका मतलब उस ऑब्जेक्ट के पास लीनियर मोमेंटम है। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट को लीनियर मोमेंटम चाहिए तो उसके पास मास और वेलोसिटी होना जरूरी है। सपोज ये ऑब्जेक्ट है, मास है, उसके पास वेलोसिटी नहीं है और रेस्ट में है, क्या है, रेस्ट में है। बस इसका रेस्ट में होगा। अब रेस्ट में होगा तो मोमेंटम क्या होगा, तो हम इसका मोमेंटम p बराबर क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है, बराबर है। तो यहाँ पे क्या होगा, p इज इक्वल टू मास तो कुछ तो होगा इसके पास, लेकिन रेस्ट में होने की वजह से उसके पास वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। मतलब इसका मोमेंटम क्या होगा, जीरो होगा। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट के पास मोमेंटम होना चाहिए तो इसका मतलब उसके पास वेलोसिटी होना जरूरी है या मास भी होना जरूरी है। यानी कि उसके पास मास भी नहीं है या उसके पास वेलोसिटी भी नहीं है तो हम इसको क्या नहीं बोल सकते, उसके पास मोमेंटम नहीं होगा। तो मोमेंटम का मतलब ये मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट। आप इसका यूनिट देखोगे मोमेंटम का, तो आपको पता है मास का यूनिट होता है kg, ओके, और वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। तो हमारे पास लीनियर मोमेंटम का यूनिट क्या हो गया, लीनियर मोमेंटम p इज इक्वल टू क्या, हमारे पास इसका यूनिट है kg मीटर पर सेकंड। और इसका डायमेंशन भी हम देखेंगे, यहाँ पे लिखता हूँ डायमेंशन। हमें पता है कि l, यहाँ पे m t, तो हमें पता है l का मतलब होता है लेंथ, m का मतलब होता है मास और t का मतलब होता है टाइम। तो यहाँ पे लेंथ कितनी, यहाँ पे मीटर यानी कि 1, और यहाँ पे मास कितना है 1 kg, तो kg, और यहाँ पे पर सेकंड यानी कि -1, ये होगा इसका डायमेंशन। ये भी याद रखना, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, थ्योरी एग्जाम में भी आ सकता है या जनरली एमसीक्यू के एग्जाम में भी आपको इसको यूज करने पड़ते हैं। यानी कि इसका यूज करके और किसी कंसेप्ट के आप मोमेंटम डायमेंशंस निकाल सकते, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो होप आपको लीनियर मोमेंटम समझ में आया होगा। यानी कि जब आपको लीनियर मोमेंटम समझ में आ जाएगा तब आपको ये लॉ तो कुछ भी नहीं, आसानी से समझ में आ जाएगा। अब लीनियर मोमेंटम है क्या, तो लीनियर मोमेंटम फिर से एक बात देखेंगे, लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी होता है और इसी को हम लीनियर मोमेंटम बोलते हैं। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के पास मास है, उसके पास वेलोसिटी है, तो इसका मतलब उसके पास लीनियर मोमेंटम है। अब हमारा इस लॉ की तरफ आते हैं। अब ये लॉ क्या बोल रहा है हमें, अब ये लॉ क्या बोलता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड ऑन इट। यानी कि इस बॉडी का लीनियर मोमेंटम का चेंज किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बॉडी के फोर्स को। यानी कि हम इस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पे लीनियर मोमेंटम भी वेक्टर है, इसकी वजह से फोर्स भी हमारे पास क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हम इसको इक्वलिटी भी कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि एफ वेक्टर इज इक्वल टू एक सब कांस्टेंट के इनटू डीपी बाय dt। लेकिन हम जब SI सिस्टम के अनुसार लेते हैं तो हमारे पास k की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। CGS के अनुसार भी इसकी वैल्यू हम 1 ले लेते हैं कांस्टेंट की, तो ये आ जाएगा 1। इसका मतलब VF फोर्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिंपली dp वेक्टर बाय dt। यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल टू फोर्स। यही हमारा न्यूटन का सेकंड लॉ है। अब ये सेकंड लॉ क्या बोल रहा है, जब रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम होगा, मतलब हमारा जो फोर्स है वो लीनियर मोमेंटम के ऊपर नहीं, चेंज इन लीनियर मोमेंटम के ऊपर डिपेंड है। मतलब सपोज हमने ये बॉडी ले ली थी, यहाँ पे इस बॉडी के पास मास है और उसके पास सपोज वेलोसिटी है। अब इसके पास मास है, इसके पास वेलोसिटी है, इसका मतलब इसके पास क्या है, लीनियर मोमेंटम है। लेकिन ये मतलब नहीं होता कि किसी के पास लीनियर मोमेंटम है, इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास फोर्स है। अब लीनियर मोमेंटम होने के बाद भी फोर्स नहीं होगा, क्योंकि हम यहाँ पे देख सकते हैं, तो इस बॉडी के ऊपर लीनियर मोमेंटम है। फॉर एग्जांपल इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। सपोज ये वाली बॉडी है हमारे पास, ओके। अब ये बॉडी यहाँ पर है, इसके पास मास है m इज इक्वल टू समथिंग 2 kg और इसके पास वेलोसिटी v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। तो इसके पास मोमेंटम कितना हो, मोमेंटम इज इक्वल टू हमें पता है मास इंटू वेलोसिटी, और मास और वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा 20, या आ जाएगा kg मीटर पर सेकंड, ये होगा इसका यूनिट। इतना मोमेंटम इसके पास है। अब यही हमारी जो बॉडी है, अब ये क्या हो गई, सपोज आगे गई यहाँ पर, तो आगे जाने का इसका मास तो वही रहेगा m इज इक्वल टू 2। इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हुई, सपोज इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हुई, तो इसकी वेलोसिटी v बराबर कितने हमारे पास, वही है, कितनी है, 10 मीटर पर
सेकंड है, और इसका जो मोमेंटम होगा P1 बोलेंगे, इसको P2 बोलेंगे, वो भी कितना होगा 20 kg मीटर पर सेकंड। यहाँ पे मास kg में है। ओके ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पहला मोमेंटम कितना था 20 था, उसके बाद भी मोमेंटम कितना है 20, यानी कि यहाँ पे मोमेंटम चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ। मतलब इस बॉडी के पास मोमेंटम तो है, इसके पास 20, उसके बाद में भी 20, तो ये बॉडी के पास मोमेंटम है, लेकिन मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा है, जितना था उतना ही रह रहा है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास फोर्स होने के लिए क्या जरूरी है, मोमेंटम चेंज होना जरूरी है। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको सिंपल फॉर्म में लिखेंगे तो F इक्वल टू dp/dt, इट इज नॉट अ वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखेंगे। तो चेंज इन मोमेंटम को इस तरह से हम इस तरह से लिखेंगे P2 फिर फाइनल माइनस P इनिशियल डिवाइड बाय T फाइनल माइनस T इनिशियल भी हम लिख सकते हैं। यानी कि हमारे पास फोर्स के लिए हमें चेंज इन मोमेंटम होना जरूरी है। जब तक मोमेंटम चेंज नहीं होता तब तक यहाँ पे कोई फोर्स एक्ट नहीं होगा। यानी कि हमारे पास फोर्स होने के लिए मोमेंटम चेंज होना जरूरी है। यानी कि किसी बॉडी के पास मोमेंटम है, इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास फोर्स है, तो उसके फोर्स होने के लिए जरूरी क्या है, उसका मोमेंटम चेंज होना चाहिए। अब हमारे पास ये तो कंसेप्ट आपको समझ में आएगा कि फोर्स इज इक्वल टू dp/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज अ फोर्स। तो हम इसका मोमेंटम चेंज होना चाहिए, तो हम इसका थोड़ा सा फार्मूले के फॉर्म में देख लेते हैं। तो हमारे पास फोर्स हमने अभी देखा न्यूटन के सेकंड लॉ के हिसाब से, सेकंड लॉ बोल रहा है वही कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज अ फोर्स। यानी कि F इज इक्वल टू क्या होगा, dp डिवाइड बाय dt, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टाइम इज कॉल्ड एज अ फोर्स। तो हमें पता है p की वैल्यू क्या है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे F इज इक्वल टू d/dt। तो हमें पता है p की वैल्यू क्या होती है, या मास इंटू वेलोसिटी, राइट। अब मास इंटू वेलोसिटी को हम फिर से इसको अलग अलग करके इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, तो F इज इक्वल टू क्या होता है, डेरिवेटिव जो मल्टीप्लिकेशन में होता है, इसके लिए रूल है मल्टीप्लिकेशन का डेरिवेटिव का। तो फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट एज इट इज हम यहाँ पे लिखेंगे dv/dt प्लस v एज इट इज यहाँ पे लिखेंगे dm/dt। बस हमने इसका डेरिवेटिव ले लिया, डेरिवेटिव का रूल है, दोनों में मल्टीप्लिकेशन होता है, तो फर्स्ट एज इट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड और सेकंड एज इट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो वही किया हमने, यानी कि हमारे पास मास कांस्टेंट है, वेलोसिटी का डेरिवेटिव ले लिया, वेलोसिटी कांस्टेंट है, मास का डेरिवेटिव लिया, तो ये हो गया हमारा एग्जैक्ट फार्मूला फॉर फोर्स। तो हम क्या होते हैं, जनरली ये वाला फार्मूला हम ज़्यादा यूज नहीं करते थे अभी तक, लेकिन आप 11th-12th के लिए आपको यही और नीट जेईई के लिए यही फार्मूला यूज करना पड़ेगा। अब इसका हम एक्सटेंडेड फार्मूला, इस पे बहुत सारी कंडीशन होती है, तो हम पहली कंडीशन लेंगे, वन कंडीशन, इफ क्या होगा, सपोज dm/dt 0 होगा, यानी कि मास चेंज नहीं होगा। यानी कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, तो उसी ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे ले रहे हैं, सपोज ये वाला ऑब्जेक्ट है हमारे पास। ओके, अब इस ऑब्जेक्ट की तरफ आप देखोगे तो ये ऑब्जेक्ट हमारा है, तो ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्वियसली इसका मास नहीं चेंज हो रहा है, यानी कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और यही ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो रहा है, सपोज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहा है यहाँ पे। अब कहीं पर भी जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसका मास पहले जितना था यम, बाद में ही उतना यम है, यानी कि उसका मास चेंज नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब उसका चेंज इन मास विथ रिस्पेक्ट टाइम 0 होगा। तब ये वाला फार्मूला क्या बनेगा, F इक्वल टू ये यम एज इट इज, ये dv/dt एज इट इज, dv/dt एज इट इज प्लस यहाँ पे v एज इट इज, और यहाँ पे dm/dt की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे 0 होगी, मतलब ये पूरा फैक्टर 0 बन जाएगा। यानी कि F इज इक्वल टू हम यहाँ पे m इंटू dv/dt लिखेंगे, यानी कि मास इंटू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हम इसको हमें पता है कि F इज इक्वल टू हम लिखेंगे F को यम एज इट इज लिखेंगे। अब dv/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन, इसको हम एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। तो हमारे पास ये बन गया फार्मूला, जो कि आपका फेमस फार्मूला आपको याद होगा कि फोर्स को आप डायरेक्टली ये बोल सकते हैं, लेकिन एक्जैक्टली फोर्स का जनरल फार्मूला यही है, ये वाला यानी कि एक कंडीशन पुट करके आया है। यानी जब जिस कंडीशंस में आप देखोगे जहां पर मास कांस्टेंट होता है, मास चेंज नहीं होता, डायरेक्टली आप ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हो, इतना बड़ा फार्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है। तो चलो सेकंड कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। अब सेकंड का हमारे पास क्या, इफ सपोज क्या होगा, dv/dt 0 होगा, क्या होगा, dv/dt 0 होगा और dm/dt नॉट इक्वल टू 0 होगा। ओके, और यहाँ पे ये भी कंडीशन है, और क्या यहाँ पे कंडीशन थी, हाँ, dv/dt इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या होगा, dv/dt इक्वल टू 0 एंड यहाँ पे dt इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, अब इस केस में क्या होगा देखो, तो हमारे पास वही फार्मूला F इज इक्वल टू, ओके, यम एज इट इज रखेंगे, यम यहाँ पे dv/dt का मतलब क्या होगा, 0 होगा, प्लस यहाँ पे v इंटू dm/dt, मतलब हमारे पास ये तो 0 हो गया, यानी कि F इज इक्वल टू हमारे पास सेकंड कंडीशन में आता है v इंटू
dm/dt, यानी कि हमारे पास क्या होगा, फोर्स का एक नया वाला फार्मूला बन गया जहाँ पे वेलोसिटी इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ मास। अब ये वाला फार्मूला हम कहाँ पर यूज करते हैं, ये वाला फार्मूला हम यूज करते हैं रॉकेट लॉन्चिंग के समय, उस टाइम, यानी कि और बहुत सारी जगह जहाँ पे ये फार्मूला यूज करते हैं एप्लीकेशन के वक्त। यानी कि हमें एक तो चीज़ यहाँ पे समझ में आ गई कि हमारा जो फोर्स का फार्मूला होता है dp/dt, तो फोर्स तभी हमें मिलता है जब मोमेंटम चेंज होता है। यानी कि अब हमारे पास, अब इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते थोड़ा सा, कि हमें पता है कि F इक्वल टू, अभी आपने फार्मूला देखा dp/dt, यानी कि हमें फोर्स तभी मिलेगा जब मोमेंटम चेंज होगा। अब मोमेंटम चेंज होने के लिए, यानी कि dp के लिए बहुत सारी कंडीशन है। पहली कंडीशन तो उसका मास चेंज होना चाहिए, मास चेंज होना चाहिए, ओके। और दूसरी कंडीशन उसकी वेलोसिटी चेंज होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास P का फॉर्मूला क्या है, मास इनटू वेलोसिटी। देखो हम यहाँ पे देख लेते, तो हमें फोर्स चाहिए तो मोमेंटम चेंज होना चाहिए, मोमेंटम नहीं चाहिए, क्योंकि मोमेंटम की वजह से फोर्स नहीं, तो मोमेंटम चेंज होने के बाद फोर्स आता है। तो हमारे पास फोर्स चाहिए तो मोमेंटम चेंज होना चाहिए। अब मोमेंटम किसके ऊपर डिपेंड है, यानी कि फोर्स मोमेंटम के ऊपर डिपेंड है, और मोमेंटम मास और वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो मोमेंटम हमें चेंज चाहिए तो मोमेंटम मास और वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड है, मतलब हमें मोमेंटम चेंज करना है तो मास को और वेलोसिटी को चेंज करना पड़ेगा। मतलब मोमेंटम चेंज होने के लिए मास चेंज होना चाहिए और वेलोसिटी भी क्या होनी चाहिए, चेंज होनी चाहिए। अब मास चेंज होने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, एक तो मास हमारे पास क्या हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है, या मास कोई भी क्या हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है। और हमारे पास वेलोसिटी चेंज होने के लिए तीन कंडीशंस है। पहली कंडीशन क्या होती है, वेलोसिटी इंक्रीज हो सकती है, सेकंड क्या हो सकता है, वेलोसिटी डिक्रीज हो सकती है, और लास्ट वाला हमारे पास डायरेक्शन चेंज हो सकती है। बिकॉज वेलोसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी, सो दैट यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, डायरेक्शन चेंज होगी। मतलब हमारे पास चेंज इन मोमेंटम के लिए कितनी कंडीशन बन जाती है, 1 2 3 4 और यहाँ पे 5, यानी कि हमारे पास मोमेंटम चेंज होने के लिए हमारे पास 5 कंडीशन है। फोर्स, मास इंक्रीज होना चाहिए या डिक्रीज होना चाहिए, वेलोसिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, या डायरेक्शन से होगा। मतलब हमें इस 5 कंडीशन के लिए फोर्स की जरूरत है। यानी कि किसी का मास, कोई बॉडी मूव हो रही है, उसका मास कम हो रहा है तो फोर्स होगा, मास इंक्रीज हो रहा है तो उसका मतलब उसके ऊपर फोर्स होगा, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है या डायरेक्शन बदल रही है तो इसका मतलब फोर्स होगा। यानी कि इस 5 कंडीशन में ही फोर्स होगा, अदर कंडीशन में यहाँ पे हमारे पास फोर्स नहीं होता। तो होप आपको न्यूटन का सेकंड लॉ समझ में आया होगा। फिर से हम इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स, यानी कि वही रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, ओके, एंड दैट इज अप्लाइड टू चेंज इन मोमेंटम। और जो फोर्स की डायरेक्शन होती है, यानी कि जिस डायरेक्शन में, सपोज हमारे पास कोई बॉडी है, सपोज अब ये वाली बॉडी हमारे पास है, अब इस बॉडी को हम यहाँ पे लेते हैं, तो ये बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर हम या इतना फोर्स, मोमेंटम जिस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, यानी कि इसको वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन ये है। अब चेंज इन मोमेंटम की जो डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन हमारी क्या होगी, फोर्स की होगी। यानी कि जो वही बोल रहे कि चेंजिंग मोमेंटम और फोर्स की डायरेक्शन यहाँ पे क्या होती है, सेम होती है। तो हम उसको इसी तरह से कंसेप्ट समझ लेते हैं। तो होप आपको एक कंसेप्ट यहाँ तक तो समझ में आया होगा। अब इसके आगे लास्ट लॉ देखते हैं हम, न्यूटन्स थर्ड लॉ, जो कि हमें बताता है न्यूटन्स थर्ड लॉ, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ऑब्वियसली इक्वल किस फॉर्म में, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, और अपोजिट किस फॉर्म में, डायरेक्शन के फॉर्म में। यानी कि सपोज हमारे पास अब दो यहाँ पे लड़कियां हैं, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रही है, तो ये इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट कर रही है और दूसरी लड़की इस डायरेक्शन में, तो एक्शन रिएक्शन होता है। यानी कि सपोज कोई यहाँ पे वॉल है, कोई भी ऑब्जेक्ट इस वॉल के ऊपर आके कोलाइड होगा तो कोलिजन के बाद बॉल वापस रिटर्न आएगा। यानी कि जितना फोर्स इस बॉल ने इस वॉल के ऊपर एक्ट किया उतना ही वो बॉल उस वॉल उतना ही फोर्स उस बॉल के ऊपर एक्ट करेगी। लेकिन यहाँ पे एक चीज याद रखना, एक्शन रिएक्शन दोनों फोर्स तो इक्वल है, लेकिन एक्शन फोर्स एक्ट होता है एक बॉडी के ऊपर और रिएक्शन फोर्स एक्ट होता है दूसरे बॉडी के ऊपर। यानी कि आप पानी में तैर रहे हो तो उस टाइम आप वाटर के ऊपर बैकवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट करते हो, दैट इज एक्शन फोर्स। उसका रिएक्शन होकर आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स मिलता है, उसकी वजह से आप आगे जाते हो। यानी कि आपको किसी उस वाटर को पीछे ढकल रहे हो, उसके ऊपर एक्शन कर रहे हो, तो आपके ऊपर रिएक्शन फोर्स एक्ट होगा और आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी मिल जाएगी, आप फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव होगे। यानी कि आपको वहां पे एक्शन रिएक्शन आता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान देना जरूरी है कि एक्शन जिस बॉडी के ऊपर एक्ट होता है, रिएक्शन उसके अपोजिट बॉडी की होता है। यानी कि ये बॉल इस वॉल के ऊपर कोलाइड हुआ तो वॉल के ऊपर उसने एक्शन किया, अब वॉल के ऊपर एक्शन हुआ है, अब वॉल उस बॉल के ऊपर रिएक्शन करेगी और फिर बॉल इस डायरेक्शन में आ जाएगी। यानी कि एक्शन हुई थी वॉल पे, रिएक्शन हुई थी इस बॉल पे। यानी जिसका मतलब आपको समझ में आया होगा कि एक्शन रिएक्शन दोनों इक्वल है, लेकिन एक दो अलग अलग बॉडी के ऊपर एक्ट होते हैं, और मैग्नीट्यूड के फॉर्म में इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन उनकी क्या होती है,
अपोजिट होती है। तो होप आपको ये तीनों न्यूटन के लॉज समझ में आए होंगे। तो आपको वीडियोज अच्छे लगे तो फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर देना, ताकि आपको फ्यूचर में हम जो इस तरह के कंसेप्चुअल वीडियोज़ लाएंगे फिजिक्स के, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।